उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लेके पटना तक, नीतीश कुमार से लेके अमित शाह, संजय सरावगी, जेपी नड्डा सबसे मुलाकात करते रहे, लेकिन बात कहीं ना कहीं अटक गई है। और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि आज का ही दिन है और अगर आज के दिन का नामांकन आखिरी दिन है और अगर आज नामांकन नहीं होता है तो दीपक प्रकाश मंत्री भी नहीं रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के ये जो सबसे बड़ी चर्चाएं हैं वो हमने आपको बताई। अब हम बात करते हैं खान सर को लेकर के, रोशन आनंद सर को। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार में आजकल खबरों का अंबार लगा हुआ है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो एमएलसी चुनाव हो रहा है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो अभी खबरों की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है वो खान सर और रोशन आनंद सर को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या आज आगे की रणनीति है, बिहार में क्राइम स्तर क्या है, किस तरह की चीज़ें हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के बिहार में घमासान मचा हुआ है। सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है और नामांकन की आज आखिरी तारीख है और आज ही नामांकन पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। लेकिन इन तमाम पेचों में जेडीयू क्लियर है, आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि आरजेडी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि आरजेडी ने डॉक्टर सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है और इससे पहले भी वो प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कल तक सस्पेंस बना हुआ था और आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया है और इसको लेकर के रोहिणी आचार्य आरजेडी पर काफ़ी तंज भी कसी है और उसको लेकर के परिवार के अंदर भी घमासान चल रहा है। हुआ ये था कि पहले आरजेडी के अंदर तमाम तरह की चर्चा हो रही थी कि तेज प्रताप यादव को एमएलसी बना करके रखा जाए और जो उनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, जो तेज प्रताप यादव की, उसको आरजेडी के साथ विलय करा दिया जाए। हालांकि ये बातें काफ़ी चर्चा में रही। राबड़ी देवी ने काफ़ी प्रयास किया और पूरा परिवार जो है उनका वीडियो कॉल पे बैठ के इस पे मंत्रणा करते रहा, लेकिन तब भी हल नहीं निकला। और तेजस्वी यादव का जो जिद था कि सुनील कुमार सिंह को ही बनाना है और वैसा ही हुआ और उन्होंने नामांकन किया है। तो उस पर रोहिणी आचार्य ने तंज भी कसा है कि क्या आरजेडी में कार्यकर्ताओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो इस तरह की पारिवारिक घमासान आरजेडी में हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पवन सिंह को अपना एमएलसी प्रत्याशी बना करके एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है और इस पवन सिंह की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। और पवन सिंह जो इतने लंबे समय से बीजेपी के पार्टी में सदस्य रहे हैं, काफ़ी स्टार प्रचारक भी रहे हैं, जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ा उन्होंने। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद फिर से बीजेपी में ज्वाइन किए और फिर से अब जो यहाँ पर एमएलए का चुनाव होना था, जो बिहार विधानसभा चुनाव होना था, उसमें भी कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पवन सिंह अब बीजेपी ने उनको एमएलसी का उम्मीदवार बना दिया है। तो कुल मिला के बीजेपी के साथ ये चीज़ें हैं। जेडीयू की भी रास्ता साफ है, जेडीयू ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, सारे कैंडिडेट का नामांकन भी हो गया है। अब सबसे बड़ा जो पेंच फंसा हुआ है एमएलसी चुनाव को लेकर के, उसमें है उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा का पूरा परिवार राजनीति में है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। पत्नी एमएलए है, खुद राजनीति में है, उसके साथ साथ बेटा को उन्होंने मंत्री बना रखा है। तो चूंकि उनका बेटा ने चुनाव नहीं लड़ा है, कोई चुनाव जीता नहीं है, डायरेक्ट मंत्री पद का शपथ ले लिया है, अब एमएलसी अगर नहीं बनते हैं तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बात है और अभी सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि तमाम पार्टियों में नामांकन का दौर चल रहा है, सभी लोग में चर्चा हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपने पूरे परिवार के साथ घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो सीट है, एमएलसी का सीट जो है, जो मिलना है, उसमें जो उनका पुत्र जो दीपक प्रकाश हैं, पंचायती राज मंत्री भी हैं, तो क्या मंत्री पद उनका बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो पूरी तरह से बीजेपी के रहमो कर्म पर है।
बीजेपी अगर अपने कोटे की सीट दे देती है तो दीपक प्रकाश एमएलसी बन जाएंगे और उनके मंत्री पद भी बच जाएगी। लेकिन अब तक ऐसी कोई भी चीजें सामने देखने को नहीं मिल रही है। तो इससे ये साफ देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं सिमट कर रह गई है। तो क्या सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश को नहीं रखना चाहते हैं? सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल हम चर्चा करेंगे कि दीपक प्रकाश अगर एमएलसी नहीं बनते हैं तो कितने दिन तक ये मंत्री बने रहेंगे। तो संवैधानिक नियम ये कहता है कि अगर ये मंत्री एमएलसी नहीं बनते हैं तो 6 महीना के अंदर इनको इस्तीफा देना होता है, और अगर नहीं देंगे तो उनको बर्खास्त भी करना पड़ सकता है। तो ये नियम कह रहा है। तो अब दीपक प्रकाश तो ना एमएलसी हैं ना एमएलए हैं, लेकिन मंत्री बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितना रहम कर पाती है इन पे। क्या सम्राट चौधरी और उसके शीर्ष जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं उपेंद्र कुशवाहा को कितना तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की तवज्जो कुशवाहा नेता के रूप में दिया जा रहा था, और अब तक बीजेपी उनको ढो भी इसीलिए रही थी क्योंकि कुशवाहा का लीडर उनको माना जाता था, और कहीं ना कहीं वो कुशवाहा की राजनीति करने की बात करते थे। हालांकि उन्होंने कभी किया नहीं है ऐसा। तो कुशवाहा जाति के नेता होने के वजह से बीजेपी इनको तवज्जो देती थी। लेकिन अब जो है कुशवाहा जाति पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है सम्राट चौधरी की तरफ, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। तो कुशवाहा का नेता जो है वो सम्राट चौधरी हो गए हैं। तो लगता है कि बीजेपी को अब शायद इनकी ज़रूरत नहीं रह गई है, और इस वजह से अब इस एमएलसी चुनाव में उनके बेटे को टिकट उम्मीदवार नहीं बनाया गया। और अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लेके पटना तक, नीतीश कुमार से लेके अमित शाह, संजय सरावगी, जेपी नड्डा सबसे मुलाकात करते रहे, लेकिन बात कहीं ना कहीं अटक गई है। और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि आज का ही दिन है, और अगर आज के दिन का नामांकन आखिरी दिन है, और अगर आज नामांकन नहीं होता है तो दीपक प्रकाश मंत्री भी नहीं रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव को लेकर के ये जो सबसे बड़ी चर्चाएं हैं वो हमने आपको बताई। अब हम बात करते हैं खान सर को लेकर के, रोशन आनंद सर को लेकर के। तो रोशन आनंद सर को लेकर के जो ज्ञान बिंदु के संस्थापक है उनको बेल हो गया है, लेकिन बेल रिजर्व रखा गया है, अभी तक वो आदेश नहीं किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें खान सर की, तो खान सर की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही उन्होंने सरेंडर किया है। उनके लिए एक एसआईटी की टीम गठित की गई है, जगह जगह पे छापेमारी भी चल रही है। और साथ ही साथ उनके कोचिंग जो है, जो खान ग्लोबल स्टडीज जो है, वहाँ पर एसआईटी की टीम छापेमारी कर रही थी, सीआईडी की टीम छापेमारी कर रही थी, फायर ब्रिगेड की टीम छापेमारी कर रही थी, और तमाम सुरक्षा नियमों को देखा जा रहा था। हालांकि खान सर के वकील ने आज उनके अग्रिम जमानत जो होता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन अब उसकी सुनवाई जो है वो कल होनी है। तो कल क्या कुछ निकल के सामने आता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि खान सर की जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, जिस तरह की धाराएं लगाई गई थी, उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बाकी मीडिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पटना छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन हमें ऐसी सूचना मिल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पटना में ही है और पूरी तरह से सुरक्षित है। बस वो अपनी कानूनी दावपेच जो उनका ज्ञान है, अपने ज्ञान के तहत या फिर उनके वकील ने जो उनको सलाह दिया उसके अंतर्गत वो पूरी तरह से छुपे हुए हैं, अभी हिडन है। लेकिन उनका जो आज एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत का जो अर्जी है वो सिविल कोर्ट में डाल दिया गया है। अब जमानत उनको मिलती है या नहीं मिलती है ये देखने की बात है, लेकिन रोशन आनंद को जमानत मिल गई है। अभी तक उनका फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पूरे तरह से जो रोशन आनंद यानी ज्ञान बिंदु के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जब रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई तो खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। हालांकि बातें ये कानूनी है, प्रशासन भी अपना काम कर रही है और जो खान सर के वकील हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है, वो भी लगे हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी ना हो। हालांकि अब देखना आगे क्या चीज़ें हो सकती है।
इन तमाम चीज़ों में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि जैसे तमाम मीडिया में जब चीज़ें देखने को मिल रही है कि फैज़ल खान, फैज़ल खान, फैज़ल खान, बड़ा विचित्र बात हो जाता है यार। क्योंकि एक इंसान, हम मानते हैं कि उस दिन जो कुछ भी घटना घटित हुआ उसमें खान सर दोषी हो सकते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा है, ना ही उनके पक्षधर हूँ, लेकिन अब तक जिस तरह से शिक्षा माफियाओं का जो दबदबा चल रहा था, पैसों का खेल, बड़े बड़े माफिया इसमें थे, बड़े बड़े खेल थे, जो गरीब बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपनी पढ़ाई करेंगे, आईएएस पीसीएस बनेंगे, दरोगा बनेंगे। उन लोगों के मन में अगर किसी ने उम्मीद जगाया है तो वो खान सर। कल तक जिनके नाम नहीं लिए जाते थे, फैज़ल खान, आज उनको फैज़ल खान करार कर दे दिया गया है और वही नाम से संबोधित किया जा रहा है। जबकि बरसों से वो शिक्षा के क्षेत्र में है, कितने हजारों बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया है, लाखों बच्चों को शिक्षित किया है, कितने बच्चे उनके पढ़ाए हुए अधिकारी बन गए हैं, कितने बच्चे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, रोजगार पर हैं। तो क्या एक छोटी सी गलती उनके सारे मेहनत पर पानी फेर देगी? हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, लोग कहता है कि ये यूपी से आकर के बिहार में मोनोपोली चलाता है। भाई साहब, अगर यूपी के हैं तो हॉस्पिटल भी उनको यूपी में ही बनाना चाहिए था, फिर बिहार वालों के लिए क्यों बनाया? एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है बिहार में, तो वो यूपी में भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, किसी की अच्छाई है तो उसको अच्छा कहना गलत बात नहीं है। हाँ, अगर उनमें बुराई है तो उसको बुरा भी कहना जरूरी है, लेकिन एक बुरे चीज को लेकर के, हालांकि इसको मैं बुरा इस नज़रिए से मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था और इस एक्सीडेंट के आड़ में घटनाएं घटित हुई और इसको पूरी तरह से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, हिंदू मुसलमान, जातीयता, धर्म और तमाम तरह की चीज़ें। एक शिक्षक का कोई धर्म और जाति नहीं होता है और ये जो खान सर हैं उन्होंने साबित भी किया है। क्योंकि अगर जिस तरह की बातें कहते हैं वो, इंटरनेट की दुनिया में बिहार ही नहीं पूरे देश में उनके छात्र हैं और गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सारे छात्र उनके वीडियोस देख कर के पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको पढ़ने में रुचि नहीं होती है वो भी उनकी वीडियो देख करके पढ़ाई करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे चीज़ें आप लगातार देखेंगे। तो ये हमारे देश की या हमारे राज्य की विडंबना है कि जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर लाखों लोगों की नज़र होती है और बुरी नज़र भी होती है कि उनको प्रोपेगेंडा के तहत किसी भी तरह से नीचे गिराया जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं उनकी दाल रोटी तो गड़बड़ा रही है ना। तो यही पूरा मामला है। तो कुल मिला के आज की ये जो घटनाक्रम है इन पर हमने चर्चा किया। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या है माहौल और क्या लगता है आपको, उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र का सीट बचा पाएंगे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।